हाँ जी। गो टू द वेस्ट विंड में 3 कैंटो आप लोग पढ़ चुके हैं। पहले 3 कैंटो से कोई बात बतानी है? फर्स्ट 3 कैंटो से कोई जानकारी रिपीट करनी है, बतानी हो, समझानी हो? फटाफट बताओ हाँ या नाम में आंसर। पहले 3 कैंटो से कोई बात बतानी है क्या? कैंटो 1 2 3 से? नहीं? चलिए ठीक है, फोर्थ कैंटो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ कैंटो से पोएम जो है वो पर्सनल सब्जेक्टिविटी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। हाँ जी, ये कोई थर्ड कैंटो सवाल पूछ रही हैं। हाँ, क्या पूछ रही हैं? पूरी नहीं, क्वीवरिंग। हाँ, क्वीवरिंग। क्वीवरिंग किसके लिए है? यहाँ लिखा तो पड़ा है, पैलेसेज एंड टावर्स क्वीवरिंग। साफ लिखा पड़ा, कोई बीच में कोई कोमा थोड़ी लगी हुई है कि जो पुराने महल टावर जो हैं वो ऐसे कंपन या हिलते हुए वेव्स के गर्म उस दिन में प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। अच्छा, एक बता दूं बात और, ये जो है ना अपना फॉलिएज वाला, ये सब ट्रेम्बल हो जाते हैं, ये सडनली ग्रो ग्रे विद इन, ये जो यहीं से मान लो आप, सी ब्लूम एंड ऊजी वुड्स विच वेयर सैपलेस फॉलिएज ऑफ द ओशन नो दाई वॉइस एंड सडनली ग्राउ ग्रे विद फियर ट्रेम्बल, सारा। तो यहाँ पे कई जो आपके गाइड वाइड के सवालों में उत्तर गलत मिलेंगे, तो आप फालतू मेरा दिमाग मत खराब करना, न अपना दिमाग खराब करना। उत्तर गलत है, सही कर लेना कहीं भी कोई आपको मिले तो। पहले कई सारे बच्चे सवाल ऐसे पूछते रहे हैं, ऐसा कोई सवाल कहीं मिलेगा कि ओ टू द वेस्ट विंड में ये सी ब्लूम और जो ऊजी वुड्स जो सैपलेस फोलिएज वाली हैं, ये अपने आप ही पत्ते गिर रहे हैं, ये सैपलेस फोलिएज सी ब्लूम कहाँ की है? फिर ऑप्शन दे रखा होगा, मेडिटेरियन सी की है, अटलांटिक ओशन की है, कोई और नाम दे रखे होंगे। तो इसमें आप बताइए, मैं बता जवाब, क्या जवाब आएगा? अटलांटिक की। और जो आपके पास जो कोई गाइड वाइड के सवाल है उसमें आपको कहीं ना कहीं क्या उसमें आंसर में ऑप्शन तो अटलांटिक भी होगा, और उसमें उत्तर जो है वो क्या दे रखा होगा? मेडिटेरियन दे रखा है, तो उत्तर गलत है। तो आप अपने आप को दुखी मत करें, ये आप जो पढ़े हैं अटलांटिक का ही सारा मामला है। हाँ बोलो, सेकंड कैंटो में। अरे ये सिमली के लिए है, अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। हाँ हाँ, देखो इतनी इतनी सिमली आपकी है, जो सिमली है, ये सिमली यहां से यहां तक है। अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, यह जिस प्रकार पृथ्वी की सूखी हुई या मरी हुई पत्तियां बिखरी होती हैं, उस प्रकार से लूज क्लाउड्स हैं। तो ये इतना इतना पूरा मामला तो लूज क्लाउड्स के लिए, लूज क्लाउड्स की तुलना पत्तियां बिखरी होती हैं उससे, तो ये सिमली है, मगर सिमली तो है ही नहीं डिस्क्रिप्शन में। जो बात सिमली में लिखी है वो तो किस में नहीं आती? मुख्य वर्ण का हिस्सा ही नहीं है। यानी ये मान लो ये है ही लाइन नहीं, सिमली को आप उड़ा दो, सिमली को तो एक तरह से उड़ाया जा सकता है। तो सीधी सीधी कहानी क्या बचेगी? सीधी सीधी बात ये बचेगी, दाऊ ओन हुज स्ट्रीम लूज क्लाउड्स। तो ये भी कोमा वाली बात है, इतना इतना गायब कर दो कोमा वाली बात, ये लाइक वाली बात गायब कर दो, तो सीधा सीधा जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, दाऊ ओन हुज स्ट्रीम लूज क्लाउड शूक फ्रॉम द टेंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। इतना एक सेगमेंट है। तो जो हमारे जो लूज क्लाउड्स हैं वो हिलने लगे। हिलने कब लगे? तुम्हारे प्रवाह से हिलने लगे। जब तुम चली तो तुम्हारे चलने से ये इनमें हलचल होने लगी, इनमें गति होने लगी, शूक होने लगा। अब यहां से तो ये इतना इतना पास्ट टेंस मैंने कल बताया भी था शायद, हमें तो लिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। ये हमारा किस में है? पास्ट टेंस में है। यहां पे तुम्हारा प्रेजेंट टेंस है। अब होगा एंजल, ये बादल क्या है?
बरसात के और आने वाली बिजली चमकने के क्या है, ये मैसेंजर हैं जो कि बिखरे पड़े हैं। यानी हलचल हुई वो 101 मिनट, कवि ने जो वर्णन देखा है ये बिखरे पड़े हैं उसके कुछ भी समय पहले की घटना, यानी इसमें बहुत बड़ा अंतराल नहीं है। अगर आज अभी से 1 मिनट पहले कोई काम हुआ है तो भी पास्ट ही है वो, तो ये घटना पास्ट की है, पर इतना पुराना पास्ट नहीं है कि साहब कोई सालों पहले ही घटना है। कवि खड़ा है जंगलात में और वो ये बादल बिखरे देख रहा है, उसके थोड़े समय पहले कह रहा है कि ये ऐसे बादल हिलने लगे थे। आफ्टर सम टाइम यही बादल क्या होने लग जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। और कहां से कहां फैल जाते हैं, पूरे आकाश में फैल जाते हैं। और फैले हुए बादल यूं लगते हैं जैसे कि मिनट के वहां से क्या है, हेयर अपलिफ्टेड हो रखे हैं। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है, तो आपने देखा था टेंस वाली बात, तो टेंस वाली जो बातचीत थी वो तो आपने कल नोट भी की थी, कहां से की थी ध्यान में नहीं आ रहा, ये रहा। इसमें आप यहां पे पाएंगे पास्ट। पास्ट कहां है, ये लूज क्लाउड शूक होने वाले, ये शूक वाला मामला है, ये तो कौन सा है, पास्ट। और यहां में लिखा है ये, अच्छा हमने हाँ ये बात बताई नहीं, सही कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास पास्ट है पहले, इसके बाद यहां पे जो आपके ये क्लाउड्स ही हैं, जो क्लाउड्स क्या हैं, ये क्लाउड्स आर स्प्रेड। स्प्रेड वाले मामला ये भी कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में। फिर यहां पे पुनः प्रेजेंट है, कौन सा, डर्ज ऑफ डाइंग ईयर भी किस में है, प्रेजेंट में। और लास्ट में फ्यूचर है। तो ये खल अपने लिखा नहीं था इसलिए सही बता रही है ये, कि यहां पे पास्ट में ओनली पहले 3 जो पंक्ति ट्रसेट वाली हैं, 3 लाइन है वो ट्रसेट की है, वो पास्ट में है। जो अगला ट्रसेट है वो किस में है, प्रेजेंट में है, जहां पे लिखा है कि हमारे जो ये एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग आर स्प्रेड, फैले पड़े हैं। दोबारा एक बार आप देख लो टेंस वाली बात को और बेहतर स्पष्ट कर देते हैं। यहां पे हमारे पास क्या टेंस चल रहा है, पास्ट। इसके बाद में ये पास्ट, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग दे आर स्प्रेड, स्प्रेड वाले में यहां पे क्या आ गया है, आर प्रेजेंट। ये फैले पड़े कहां से पड़े हैं, ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी से फैले पड़े हैं, और ये ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्राइट हेयर होते हों। इवन फ्रॉम डिम वर्ज और हराइजन के ऊपर भी ये पूरे पूरे क्या हैं, लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टोरी, सारा प्रेजेंट ही है। तो इतना इतना पूरा भाग हमारा किस में है, ये प्रेजेंट में है। ये तो पहला ट्रसेट पास्ट में है, अगला दोनों ट्रसेट प्रेजेंट में है, अगला ट्रसेट भी किस में है, ये पूरा प्रेजेंट में है। और आखिरी यहां पे आते आते क्या आ जाएगा, ये फ्यूचर आ जाएगा। फिर यहां भी क्या आ जाएगा, ये फ्यूचर वाली बातें आ जाएंगी। और कोई जानकारी नहीं, चलिए 4th कैंटो स्टार्ट करें। फिर 4th और 5th कैंटो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि पोए में तो 4, 5 दो अलग अलग नंबर पे लिखे हैं, पर बात समझने के लिहाज से पूरा पूरा मीनिंग जब समझे जाएंगे तो इकट्ठा मीनिंग चलेगा ये लास्ट तक। इफ आई वर ए डेड लीफ दाउ माइट बेयर, इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, a wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength, only less free than thou, O uncontrollable. If even in I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven, as then when to outstrip thy sky speed, scarce seemed a vision I would never have striven, as thus with thee in prayer in my sore need. यहां फुल स्टॉप है। हालांकि थोड़ा ब्रेक यहां भी आता है, पर मैंने जानबूझ के इसको यहां तक खींचा है। देखिए, इफ आई वर ए डेड लीफ, इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड, यहां पे ध्यान करेंगे 2 चीजें। तो पहला कह रहा है इफ आई वर ए डेड लीफ, अगर मैं क्या हो जाऊं, आप पढ़े इफ आई वर, ये इमेजिनरी वाले वाक्य होते हैं, कंडीशनल पार्ट नंबर 2 होता है। और कंडीशनल पार्ट नंबर जो 2 होता है, सेकंड कंडीशनल वाले जो वाक्य होते हैं उनके मीनिंग कहां होते हैं, प्रेजेंट में, अधूरेपन में होते हैं। हिंदी ऐसे बनती है, यदि मैं एक मृत पत्ती हो जाऊं, हो जाता नहीं, अभी की बात हो रही है सारी प्रेजेंट में। तो इसमें शकल तो है पास्ट टेंस की, पर मीनिंग कौन से टाइम में है, प्रेजेंट टाइम का मीनिंग है। तो इफ आई वर ए डेड लीफ, अगर मैं एक डेड लीफ हो जाऊं,
यू माइट बेयर, ये माइट टेस्ट लिखा है, ये डिग्री नहीं है, ये हमारी मॉडल है, ये माइट वाला है, दाऊ के साथ वर्ब में क्या लगता है, ईएसटी लगता है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और अगले वाली बेयर हमारी क्या है, मैन वर्ब है, इट इज मॉडल। तो इफ आई वर ए डेड लीफ, अगर मैं एक मृत पत्ती हो जाऊं, यू माइट बेयर, तुम मुझे अपने साथ उड़ा ले चलो, तो तुम मुझे अपने साथ उड़ा ले चलो, बेयर मानी साथ ले चलो, उड़ा ले चलो, पत्ते उड़ने वाली बात। और इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं एक तेज गति से चलने वाला बादल बन जाऊं, क्योंकि इस हवा से बादलों में हमने देखा गति कैसी थी, तेज, तो अगर मैं एक तेज रफ्तार वाला क्या हो जाऊं, बादल हो जाऊं। टू फ्लाई विद दी, तो मैं क्या कर पाऊं, तुम्हारे साथ उड़ पाऊं, यानी वही गति कर पाऊं, चलायमान हो पाऊं। ए वेव टू पेंट, और मैं साथ में क्या हो जाऊं, एक लहर हो जाऊं। अब देखो ये जो तीनों चीजें हैं वो क्रमशः है हमारे कैंटो 1 2 3 के चीजें है कि नहीं है। लीफ पहले कैंटो में आती है, क्लाउड सेकंड में आते हैं, वेव थर्ड में आती है, उसी सीक्वेंस में 3 पंक्ति ले ली। तो यहां इफ आई वर रिपीट नहीं हुआ, पर बात वही होगी, तो इसको हम यहां से अपने आप में ले लेंगे। और इफ आई वर ए वेव, अगर मैं क्या हो जाऊं, एक लहर हो जाऊं, तो टू पेंट, पेंट माने क्या होता है, पेंट वर्ड पहले ही आपने पढ़ा है आर्न वाली पोएम में, ऐसे हाफना, ऊंची ऊंची सांस लेना। अब यहाँ पे लहर कैसे सांस लेगी ऐसे, तो लहर यहाँ सांस का बनेगा, लहर ऐसे ऊंची ऊंची नीची गति करेगी ना, पानी है, पानी में लहर है, और हमने देखा है पीछे क्या है, वेस्ट विंड चल रही है, तो वेस्ट विंड से हवा के चलने से पानी की लहरों में रफ्तार क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो लहर कभी ऊंची कभी नीची होगी। तो ऐसे जो ऊंचा नीचा होता है, ऐसे पैंट, जैसे हम सांस जैसे पैंट हाफते हैं, पैंट का शाब्दिक हिंदी क्या होता है, हाफना। तो हाफने में हमारा सांस कैसे होता है, ऊंचा नीचा, अप एंड डाउन मोशन। तो बेसिकली हाफना जो है उसमें क्या होती है, एक तो एनर्जी ज्यादा निकलती है, सांस ज्यादा कम होगा, ऊंचा और नीचा होगा तो ऊर्जा अधिक, मतलब सांस की मात्रा ज्यादा होगी, वायु की मात्रा ज्यादा होगी, और साथ में उसमें क्या अप एंड डाउन मोशन है। तो हमें यहां जो पैंट वर्ड को किस भाव में समझना है, अप एंड डाउन मोशन में समझना है। जबकि पिछले पोएम में, अर्न वाले पोएम में जो पैंट हुआ था, वो जो पैंट था वो बेसिकली इमोशन की हाइट थी, वहां पे तो वो रोमांटिक इमोशन हाई फॉर्म में थे। यहाँ इमोशन वाली बात नहीं है, यहाँ सिंपल मीनिंग क्या है, अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, लहरों का ऊंचा नीचा गति हो रही है। तो दिस इज द अप एंड डाउन मोशन। ये जो लहर ऐसे ऊंची नीची गलती करती है, इस ऊंची नीची गति के यहाँ क्या बोला गया है, पैंट कहा गया है। तो अगर मैं एक वेव हो जाऊं, तो टू पेंट बीनीथ दाई पावर, मैं तुम्हारी शक्ति के तले, क्योंकि शक्ति किस में बताई गई है, वेस्ट विंड है, तो मैं वेस्ट विंड तुम्हारी शक्ति के तले क्या कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगा, ऐसे हाँप पाऊंगा, यानी जोर जोर से ऐसे मोशन कर पाऊं। एंड शेयर द इंपल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और ये तीनों चीजें हो जाने से मैं क्या कर पाऊं, मैं शेयर कर पाऊं, मैं क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी शेयर को क्या कहते हैं, जो भी शेयर होता है, मैं शेयर कर पाऊंगा, क्या शेयर कर पाऊंगा, द इंपल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, तुम्हारी शक्ति का जो बल है, तुम्हारी पावर जो है, इसके प्रभाव को मैं शेयर कर पाऊंगा। ओनली लेस फ्री देन दाऊ, और ऐसा होने पर, ये सारी चीजें होने पर, मैं केवल तुमसे ही कम फ्री महसूस करूं, बाकी सबसे अधिक महसूस फ्री करूंगा। यानी अगर मैं पत्ता बन जाऊं, अगर मैं क्लाउड बन जाऊं, अगर मैं वेव बन जाऊं, और तीनों बन जाऊं, तो मैं क्या होऊंगा, तुम्हारी पावर के प्रभाव में आ जाऊंगा। पीछे बताया गया कि वेस्ट विंड के प्रभाव से क्या, वेस्ट विंड की पावर के प्रभाव से क्या है, पत्ते इधर उधर डोल रहे हैं, इसके प्रभाव से क्लाउड गति करने लगे, इसके प्रभाव से लहरें जो हमने देखा था अपने आप ही चीर के अलग हो जाती, सारी बातें हुई थी। तो अगर मैं ये तीनों चीजें हो जाऊंगा, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तुम्हारी शक्ति का जो इंपल्स है, जो प्रभाव है, इसको क्या कर पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा, मैं इसको तरह से फील कर पाऊंगा, मैं इसका हिस्सा हो जाऊंगा। शेयर करने का तो हिस्सेदारी होना, तो मैं जो ही ये हो जाऊंगा, तो मैं एक तरह से तुम्हारी क्या हो जाऊंगा, शक्ति का हिस्सेदार हो जाऊं। और ऐसा हो जाने से क्या हो जाना है, ओनली लेस फ्री देन दाउ, केवल तुमसे ही कम फ्री गिनूंगा, यानी संसार की सभी चीजों से क्या पाऊंगा, अपने आप को अधिक शक्तिशाली। यानी इसका कहना मिलेगा सबसे शक्तिशाली तो कौन है, सबसे बलशाली तो कौन हो,
तुम हो। अब अगर मैं ये तीनों बन जाऊंगा तो मैं तुमसे तो थोड़ा सा कम ही शक्तिशाली रहूंगा, पर और दुनिया से क्या हो जाऊंगा, अधिक बलशाली हो जाऊंगा। तुम्हारे तो बराबर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, बराबर भी नहीं, और आगे भी नहीं। तुमसे तो क्या रहूंगा, आपसे तो थोड़ा सा मैं लेस फ्री, तुमसे कम फ्री, पर औरों से मैं अधिक फ्री महसूस कर पाऊंगा। ओ अनकंट्रोलेबल, हे अनियंत्रित शक्ति। तो जो हमारे पहले कैंटो में क्या थी, वाइल्ड वर्ड था, वही वाइल्ड वर्ड यहां क्या हो गया है, अनकंट्रोलेबल। हमने इसी अर्थ में इसको पढ़ा था वाइल्ड को। तो हे अनियंत्रित शक्ति, हे अनकंट्रोलेबल वेस्टमेंट पावर। इफ इवन आई वर, फिर वही आई वर, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन। और मैं क्या हो जाऊं, इफ इवन आई वर, जैसा मैं कहां था, मेरे बॉयहुड में था, बाल्यावस्था में, युवावस्था, जब लड़कपन कह दो, तो जैसा मैं अपने लड़कपन में था वैसा क्या हो जाऊं, वापिस इस समय हो जाऊं। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग, और मैं साथी हो जाऊं, कॉमरेड बन जाऊं, किसका मित्र बन जाऊं, दाई वॉन्डरिंग, तुम्हारी जो हलचल है, तुम्हारी जो गति है, इस वॉन्डरिंग का अगर मैं क्या हो जाऊं, कॉमरेड हो जाऊं, तो मैं कहां गति करूं, ओवर हेवन, आकाश तक ऐसे गति करूं, और मैं तुम्हारी इस वॉन्डरिंग का साथी हो जाऊं। एज देन, जैसा मैं तब था। ये देन किसके लिए है, देन किसके लिए है, बॉय, जैसा मैं कब था, बॉयहुड के समय था, वैसा अगर मैं हो जाऊं। वेन टू आउट स्ट्रिप, तो मैं पछाड़ दूं, हरा दूं। आउट स्ट्रिप मानी हरा देना, तो मैं हरा दूं, और किसको हरा दूं, दाई स्काई स्पीड, तुम्हारी इस तेज आकाशीय रफ्तार को भी परास्त कर दूं। स्कैर्स सीम्ड ए विजन, और फिर ये जो मेरी विजन है ना, ये मेरी कल्पना चलती है, ये मुश्किल से कल्पना रहे, यानी कि फिर हकीकत में बन जाए। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन, और अब आखिर में आ रहा हकीकत पे, आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन, मैं कभी भी इतना ज्यादा संघर्ष ना करा होता, इतना मैंने कभी स्ट्रीवन संघर्ष नहीं किया होता हो, एज दस, जैसा कि अभी कर रहा हूं, विद दी, तुमसे मैं निवेदन कर रहा हूं, इन प्रेयर, अभी प्रार्थना कर रहा हूं, इन माई सोर नीड, मेरी इस दर्द भरी हालत में, इस आवश्यकता की घड़ी में, जहां मैं पेन महसूस कर रहा हूं, इस ऐसी पेनफुल नीड की घड़ी में मैं जो तुमसे प्रेयर कर रहा हूं, ऐसी चीज मैं शायद कभी पहले महसूस भी ना करूं। दोबारा समझिए इस बात को क्या कहे हैं, पहले सरल भाषा में बता देता हूं। पहले पोएट बेसिकली अभी अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट पर क्या महसूस कर रहा है, पेनफुल कंडीशन में मान रहा है, तकलीफ में है वो। और ये तकलीफ वाली बात हमने शुरू में पढ़ी थी, कहां से कनेक्ट कर सकते हैं आप इस चीज को, जब इसका जो सन विलियम है उसकी डेथ हुई है, तो उसी 1819 के वर्ष में डेथ हुई थी, उसी समय ये पोएम लिखी है। तो वो थोड़ा अपने आप को जो इमोशनल वीक महसूस कर रहा है, उस इमोशनल वीक महसूस करने से इसको ये फील हो रहा है कि मैं शायद अभी उतना फ्री नहीं हूं जितना मैं फ्री कब किस समय था, जितना मैं फ्री मेरे बॉयहुड में था, जब ये अपने एक तरह से 12, 13, 14, 15 वर्ष की आयु में था, उस अवस्था को ये बॉयहुड अवस्था कहा है। उस जैसा फ्री मैं अभी महसूस नहीं कर रहा हूं। अतः ये अपने आप को अधिक फ्री महसूस करवाने के लिए किसका सहारा चाहता है, वेस्ट विंड को एक सपोर्ट के रूप में चाहता है। तो वेस्ट विंड से किस रूप में सहारा देख रहा है कि भाई वेस्ट विंड तुम मुझे सहारा कैसे दे सकती हो, तभी दे सकती हो जब मैं जिन चीजों पे तुम्हारा प्रभाव है मैं उनमें कन्वर्ट हूं। क्योंकि हमने देखा कि वेस्ट विंड के चलने से इंसानों पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वेस्ट विंड के चलने से इंसानों पर कोई प्रभाव दिखाया नहीं गया। वेस्ट विंड के चलने से प्रभाव किस पे है, लीफ पे है, प्रभाव किस पे है, क्लाउड पे है, प्रभाव किस पे है, वेव पे। तो ये अपने आप को किस रूप में चेंज करना चाहता है, लीफ में, क्लाउड में, वेव में ही चेंज करना चाहेगा। तो कह रहा है अगर मैं एक डेड लीफ हो जाऊं तो इससे फायदा क्या हो जाए, तुम मुझे अपने साथ उड़ा ले चलो। अगर मैं क्या हो जाऊं, स्विफ्ट क्लाउड बन जाऊं, तो भी मैं क्या कर पाऊंगा, तुम्हारे साथ उड़ पाऊंगा। अगर मैं वेव बन जाऊं तो मैं तुम्हारे बल के तले, तुम्हारी जो पावर है, शक्ति के तले जोर जोर से हाफूं। हाफूं का मीनिंग क्या है, तेज तेज गति कर पाऊं।
मेरी रफ्तार बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। एंड शेयर, और ये सारा होने से मैं क्या कर पाऊं, शेयर कर पाऊं द इंपल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, तुम्हारी जो शक्ति है इस शक्ति के प्रभाव को मैं महसूस कर पाऊं, इसको मैं रियलाइज कर पाऊं ओनली। और ऐसा ये सारा हो जाए, अगर ये कल्पना मेरी पूरी हो जाए तो क्या हो जाए, ओनली लेस फ्री देन दाऊ, तब मैं केवल तुमसे कम ही फ्री महसूस करूं। यानी कि कुल मिला के बात है, मैं अत्यधिक फ्री महसूस करूं। अत्यधिक कैसे, तुमसे तो कम हूं लेकिन बाकी सबसे क्या हूं, अधिक। इस प्रकार से तो हम यहां ये मान सकते हैं कि ये पंक्ति लिखते समय कवि अपने आप को क्या महसूस नहीं कर रहा है, फ्री महसूस कर नहीं रहा है। और वह फ्री महसूस करने के लिए उसको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए। तो इसको लग रहा है अगर मुझे को ये सपोर्ट मिल जाए किसका, वेस्ट विंड की पावर का, वेस्ट विंड की स्ट्रेंथ का, इंपल्स का अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए तो उसे लग रहा है कि शायद मैं अत्यधिक फ्री महसूस करने लग जाऊं। बस तुमसे एक दो स्टेप भले ही कमतर हो जाऊं, बाकी तो मैं काफी ज्यादा महसूस करने लग जाऊंगा। ओ अनकंट्रोलेबल हो, ऐसी तुम शक्तिशाली वेस्ट विंड, सुनो मेरी बात। इफ इवन I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven. और if even, और अगर मैं क्या हो जाऊं, if even I were as in my boyhood, मैं कैसा हो जाऊं, जैसा मैं अपने बॉयहुड में था वैसा हो जाऊं। तो क्या हो जाए, इसका कौन सब्जेक्ट होगा, आई होगा। तो आई कुड बी, तो मैं क्या हो जाऊं, क्या हो सकूं, द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, तुम्हारी जो ये गति है, तुम्हारा जो भ्रमण विचरण कहां होता है, आकाश में। तो तुम्हारे इस आकाश विचरण का मैं भी क्या हो जाऊं, संगी साथी हो जाऊं। तो अगर मैं बॉयहुड जैसा हो जाऊं तो मैं अपने आप ही तुम्हारा संगी साथी हो जाऊं। यहां बात समझना, इसका मतलब है कि बॉयहुड वाला जैसा दिन आ जाए तो इसको इसके साथ की जरूरत ही नहीं है। तब तो मैं तेरे बराबर बराबर चलूं। मेरे को तेरा साथ कब चाहिए, अभी चाहिए। अभी मैं जिस प्रेजेंट जीवन की अवस्था में हूं, इस अवस्था में मेरे को क्या चाहिए, तुम्हारा ये साथ, तुम्हारी शक्ति का सपोर्ट चाहिए। लेकिन देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर मेरे में मेरे पुराने दिनों जैसा वक्त हो जाए, जैसे मेरे पुराने दिन थे वैसा अगर मैं बन जाऊं, तो फिर मेरे को तेरे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। फिर तो क्या हो जाए, फिर तो मैं तेरा क्या बनाऊं, साथी। साथी का मीनिंग है तू बगल में मैं बगल में। साथ में कितने आदमी होते हैं, दो होते हैं, और दोनों साथ साथ होंगे। साथ साथ का मतलब क्या होता है, पैरेलल, कोई किसी के आगे पीछे नहीं है, कोई सुप्रीम और कोई नहीं, उसका सबऑर्डिनेट नहीं होता। इस ऊपर वाले भाव में तो मैं तुमसे ही जरा सा कमतर महसूस करूं, इसका मीनिंग है सुपीरियर कौन हुआ, वेस्ट विंड सुपीरियर हुई, और ये कवि महाराज क्या होंगे, थोड़े कमतर होंगे। पर इस स्थिति में कोई सा कमतर ज्यादा नहीं है, तब तो मैं क्या हूं, तुम्हारा कॉमरेड ही बनूं, यानी कि मैं तुम्हारे क्या रहूं, पैरेलल पैरेलल, बराबर बराबर चलूं। और अगली पंक्ति में कहता है अरे बराबर तो चलूं ही चलूं, और अगर अपने में मान लो हो कंपटीशन की कौन आगे निकले तो मैं तेरे को पछाड़ दूं। तो अगर मैं अपने बॉयहुड के दिनों जैसा हो जाऊं तो कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, तुम्हारी आकाशीय जो विचरण की प्रभाव हैं, इन आकाशीय विचरण वाली गतियों का मैं क्या हो जाऊं, साथी हो जाऊं। एज देन, जैसा कब था, जैसा बॉयहुड में था। जब मैं बॉयहुड में था तब तो मैं तेरे बराबर टक्कर देने वाला आदमी था। वेन टू आउट स्ट्रिप, और मैं क्या कर दूं, वैसा दौर आ जाए बॉयहुड वाला, तो मैं तेरी इस आकाशीय स्पीड को क्या कर दूं, आउट स्ट्रिप कर दूं, मानी क्या कर दूं, डिफीट कर दूं, परास्त कर दूं। यानी इसका कॉन्फिडेंस देखिए, ये कह रहा है कि ये तो, या मान लो एक आदमी है ना, तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग मतलब एक बात को समझना, भाव को समझना, चीज को प्रैक्टिकल में समझना, बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको, अपनी सिंपल बात में। मान लो आपके पैर पे चोट लगी हुई है और आप चल नहीं पा रहे, कमजोर हालत में हो, किसी भी कारण से कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको चलने में दिक्कत आ रही है, तो आपने एक
स्वस्थ आदमी से जो ठीक ठाक हो उससे कहा बोले भाई साहब थोड़ा मेरे को यार सपोर्ट दे दो, सारा दे दो, मैं चल पाऊं। और फिर सारा मांगने के साथ में आप ही और कह रहे हो देख सारा मांग रहे हो, इटे हमारा दिन माड़ा चल रहा है, पता नहीं बात कह दूं, मारा दिन बार इटे में खराब चल रहा है, ये तो सपोर्ट मांग रहा पण जे मार ला भाई स्वस्थ दिन आ जाए ज्या मैं टाबर पण होया करतो ने जरा तो बोले देख तेरे मैं सल्टा गिरूं। यानी जिससे आप सपोर्ट मांग रहे हो उसको ये भी कह रहे हो कि देख ये तो दिन खराब चल रहा है हमारा, दिन बार माड़ा चल रहा है, नहीं देख तेरे सो कम कोनिया में तू यह सोचे कि मेरे को यहां दबेला तेरा दिन ही खराब चल रहा है, इतनी हेल्प मांग ली है, नहीं तो जे थारो मारो गए कॉम्पिटिशन है तन तो अंटा चित लावा ही लावा, पक्की बात है। आ भाई जी ए लखड़े की का ए शैली महाराज है, दबेल होया भी आपकी टांग ऊंची, हमारी स्थिति कमजोर है, मान थारो सपोर्ट चाहे जय तुम्हारे जैसी, अगर मैं ये बन जाऊं ये बन जाऊं ये बन जाऊं तो मैं तुम्हारी शक्ति को महसूस करूं। लेकिन एक बात सुन, जे मारला बैदिन आ जाए कौन सा बोल डला जना तो मैं तेरे सागे सागे क्या करूं, बराबर विचरण करूं आकाश में, बराबर ही क्या करूं, जे अफा दोनों यहां धार लेंगे कौन आगे कर दे तो तन तो मैं रास्त धम नीचे। और आप बात है ने कोई फेंक रहे को नहीं हूं साची, हा आटे मंडरी आ रही स्कैर सीम्ड ए विजन, ये ऐसे मत मानना कि ये ओनली क्या है मेरी विजनरी दृष्टि मानी कल्पना लोक वाली मुश्किल से इमेजिनरी बातें ना, यानी ये हकीकत है। ये कह रहा कि ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये मेरी कोई इमेजिनरी थॉट नहीं है, ये फैक्ट है। अगर बॉयहुड वाली जैसी स्थिति हो जाए तब तो मैं ना तो तेरे से ये डिमांड करूं कि भाई मैं पत्ता बन जाऊं और मैं लीफ बन जाऊं, बोले बन जाऊं कि मैं तो सल्टाऊं आनसन, जैसे मैं तन सल्टा करूं वेस्ट विंड तो मैं क्या ले पत्तो बन तो हांडू फेर तो, पर तो भाई जी बड़ा दिन बार ही माड़ा है क्या कर लिया। अब कह रहा है आई वुड हैव, और अगर वो स्थिति हो जाए कौन सी हो जाए ये वाली, इफ आई, और अगर मैं अपने बॉयहुड जैसा हो जाऊं तो मैं ये कॉमरेड वॉमरेड बन पाऊं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, आई वुड नेवर हैव स्टीवन एज दस, ऐसा मैंने संघर्ष जैसा अभी करना पड़ रहा है ना, ऐसा संघर्ष मैंने कभी भी नहीं किया है। आज तक जीवन में मेरे इतने माड़े दिन कभी भी नहीं आए, यानी इतना बुरा दौर मेरा पहले कभी नहीं आया, एज जैसा कि अया को टेम आगो तेरे सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, ऐसा कि दस विद दी इन प्रेयर, जैसा अभी मैं तेरे सामने विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, इस पेनफुल नीड की घड़ी में, इस आवश्यकता की घड़ी में, इतना पेनफुल वो इमोशनली अपने आप को महसूस कर रहा है कि मेरे को तेरी नीड पड़ रही है, जिसको मैं हरा दूं उससे तो मुझे आप क्या पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है प्रार्थना करने की। तो भाई टेम जानी से टेम की बात है। तो कह रहे देख आज तो टेम ही मारो आगो, नहीं तो बोले तेरे सु कमतर दरी को निया में, वह भी कोई दिन हुआ हमारा भी तो नहीं करता, पर ठीक है टेम की बात है। अब कह रहा आगे, अब ये प्रेयर चालू हो जाएगी, क्या चालू हो जाएगी, प्रेयर। और यहां से प्रेयर कर रहा है कि ना कि मैं तुमसे ये भी विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तो क्या प्रार्थना कर रहा हूं, ओ लिफ्ट मी, तुम मुझे उठा लो, एज ए वेव, जैसे किसको उठाती हो, वेव्स को, जैसे किसको उठा ले जाती हो, लीफ को, जैसे किसको उठा ले जाती हो, क्लाउड को, इस भांति तुम मेरे को उठा लो। आई को उठा क्यों लो, क्योंकि आई फॉल अपॉन द थॉर्म्स ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं जीवन के कांटों पे पड़ा हूं। तो यहां जीवन के कांटे क्या बन गए, मेटाफर हो गया ये, कांटों रूपी जीवन। कांटे तो पेड़ पौधे के झाड़ी के लगे होते हैं, जीवन के कांटे में क्या है, जीवन कष्टप्रद लग रहा है, तो मैं इस जीवन के कांटों के ऊपर क्या हूं, पड़ा हूं, यानी कि मैं अब कभी अपने उस प्रेजेंट लाइफ के दौर को कष्टप्रद महसूस कर रहा है। आई ब्लीड, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। जैसे कांटे चुभने से क्या निकलता है, खून बहता है, तो इसका बेसिकली रियल में थोड़ी कोई कांटे चुभे हुए हैं, को इमोशनली अपने आप को क्या कर रहा है, इतना कमजोर महसूस कर रहा है कि उसे लग रहा है जैसे कि मेरे शरीर में कांटे हैं, वो खून निकल रहा है। तो बेसिकली अपने आप को इमोशनली वीक कंडीशन को, परेशानियों को दिखा रहा है।
ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंड एंड बाउड। और ये आवर्स का मीनिंग क्या है? समय। समय मानी क्या? जीवन। तो जीवन के भारी भारी बोझ के तले मैं क्या हूं? दबा हुआ हूं। मैं इस बोझ से झुका हुआ हूं, इस बोझ से बंधा हुआ हूं, जंजीरों ने जकड़ रखा है। तब ये कह रहा था ऊपर कि मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं ताकि मैं क्या हो जाऊं? फ्री हो जाऊं। अभी कवि अपने आप को क्या नहीं मान रहा है? फ्री महसूस नहीं कर रहा है। जीवन का जो समय, ये मतलब वक्त जो है, जिस दौर में आ गया है, इस समय काल की अवस्थाओं से इसे लग रहा है कि मेरी वो आजादी, वो मेरा फ्रीडम, मेरा जो खुलापन था, वो क्या हो गया? चला गया है। मैं जीवन की जंजीरों में कैद हो गया हूं। मैं इस बोझ के तले क्या हो चुका हूं? दब चुका हूं। ओ वन टू लाइक दी, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही था। कभी तो मैं भी तेरे जैसा था। तेरे जैसा मैं कभी क्या था? टेमलेस, अनकंट्रोलेबल था। स्विफ्ट, तेज गति से चलने वाला था। प्राउड, ऐसे बिल्कुल सिर ऊंचा करके प्राउड के साथ जीने वाला आदमी था। फण तो टेम मारो आइयो। अरे क्या हो गया? थॉर्न्स अपॉन थॉर्न्स ऑफ लाइफ पे पड़ा हूं, ब्लीड हो रहा है। हैवी वेट ऑफ आवर्स ने मुझे चेंड कर दिया है और बाउड कर दिया है। ऐसा का दिन मारा गया। इलिए अब तनक हरा देता। यहाँ की शक्ति राख वाला आदमी ने भी थारसों निवेदन करना पड़ रहे है कि भाई जी उठा लब तो पत्ता पत्ता मान की कम से कम तो उसका थोड़ा बहुत कोई 5-6 बजे का दिन जैसे फीलिंग तो ले लिया। ये सही लिखा है क्या या मात्रा हटेगी ऊपर वाली? सही लिखा? गलत ना? हाँ पता है तो गलत ही है। इस तो छोटा होता है, बड़ा होता ही नहीं। डाई अक्षर प्रेम के, इसने बताया था आपने डाई अक्षर वाला, डाई अक्षर वाला। इश्क 2 प्रकार का होता है। एक होता है नाकाम इश्क, एक होता है मुकम्मल इश्क। नाकाम इश्क और मुकम्मल इश्क में क्या फर्क होता है? परिणाम में, आउटपुट, लास्ट स्टेज में। देखिए नाकाम जो इश्क होता है वो बढ़िया दारू पीता है। जिसमें नाकाम हो जाता है ना, वो सबसे बेहतरीन दारू पीता है, बहुत बढ़िया गाने सुनता है, बढ़िया खाता है, बढ़िया पढ़ता है, वो कोई टेंशन नहीं रखता है। फिर जो मुकम्मल इश्क होता है ना, मुकम्मल इश्क, वो मैं जैसे मास्टर बन जाता है। सुबह पढ़ाना चालू करता है, शाम तक पढ़ाता ही पढ़ाता है। वो रेडी पे जाकर सब्जी के भाव पूछता है और भाव पूछ के कहता है 2 मिर्ची फोकट में डाल देना। और छोरों को पकड़ के अपने औलादों को स्कूल लेके जाता है, शाम को लेके आता है, सर्दी में उनके शेड निकालता है, घर की झाड़ू निकालता है, पोछे करता है। ये मुकम्मल इसकी क्या होती है? असर होती है। और नाकाम इसका असर पहले बता दिया। स्थिति बापड़ एक ही हो रही है। हैवी वेट ऑफ आवर चेंड एंड बाउड। जे वो याद कर रहे हैं कि भाई जी मैं हमारो ब्याह नहीं हो तो जना तो मैं के है आजाद फ्री, चाहे जिया 8 तो चाहे जिया सोतो चाहे जिया उठ तो रात में 2 बजे आवे जावे 3 दिन तक घर बाहर हांडे, कोई बुझ वालों को नहीं हो। अब बस 8 बजे को टाइम कहां हो जी? इसलिए क्या हो रहे हैं? हेवी वेट ऑफ आवर हैज चेंज्ड हैज बाउड। तो मुकम्मल इसका डोल ही भाई जी है, वो मारो इंटरप्रिटेशन है। तो कह रहे हैं मेरा इतना ही मीनिंग है कि ये तो जो भी मैंने बात बताई इतर बात है। इस बात का मूल मतलब इतना ही है कि भाई साहब बॉयहुड के टाइम पर थे। तो कुल मिला के बात का अगर प्रैक्टिकल बात से की जाए तो बॉयहुड में आपके जीवन में, देखो रियल में मान लो जब आप बॉयहुड में होते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, इतनी सी बात है। तो जिम्मेदारी से विहीन होते हैं तो आपको लगता क्या है कि आप आजाद फ्री, और तो तुम क्या लगते हो कि वेस्ट विंड आजा
कर ले दो दो हाथ, तू ही नीचे। तो बॉयहुड में आदमी अपने आप को इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी से वीन होने पे इतना आजाद महसूस करता है कि ये इस ऐसी पावरफुल वेस्ट विंड को भी अगर परास्त कर देने का उसमें कॉन्फिडेंस है। लेकिन अभी जिस जीवन के जिस दौर में है, जिस दौर में वो क्या कर रहा है, बच्चों को स्कूल लाने जाने वाला, शेडा निकालने वाला काम कर रहा है, सब्जी के भाव पूछ रहा है, पोछे निकाल रहा है, उस दौर में लग रहा है थॉर्न्स ऑफ लाइफ पे पड़े भाई जी, अठिन देखना, अठिन अठिन ब्लीडिंग और हैवी वेट क्या पड़ा है आवर्स का, चेंड कर दिया है, बाउड कर दिया है। इसलिए बे दिन तो गया जद किया का मैं भी थारे जिया का होया करता, टेमलेस, स्विफ्ट, प्राउड, ऐसा मैं कभी था। तो दोनों तरह की बातें चल रही हैं, अपने पास्ट को रिकॉल भी कर रहा है, प्रेजेंट को बता भी रहा है। पास्ट कैसा था, पास्ट, यहां पास्ट कौन सी चीज वाली चीज है, बॉयहुड के डेज वो पास्ट है, और ये जो जिस प्रेजेंट जीवन की अवस्था में है वो इसका क्या है, प्रेजेंट दौर में है। प्रेजेंट में क्या लग रहा है, थॉर्न्स ऑफ लाइफ पे पड़ा है, ब्लीड कर रहा है, हैवी वेट ऑफ आवर्स ने चेंड कर दिया है, बाउड कर दिया है, बंधनों में डाल दिया है। जब ये, और पास्ट में क्या था, पास्ट में जब था तब ये क्या था, टेमलेस था, स्विफ्ट था, प्राउड था, ये सारा पास्ट के दौर में था। जब ऐसा था तब उस दौर में तो ये कह रहा है कि मैं तेरे को हरा देने वाली शक्ति रखता था, और ये मेरी कोई कपोल कल्पना की इमेजिनरी बातें नहीं है, हकीकत की वाली घटनाएं हैं। परंतु फिर ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऐसा है इसलिए तरह से ये करता हूं। तो इस बात को देखो, पूरा पोएम को, ये इस कैंटो को मीनिंग समझ में आसान है, सिर्फ आपको टाइम सीक्वेंस में समझने की आवश्यकता है। प्रेजेंट पास्ट, कवि का प्रेजेंट पास्ट, पोएम के लाइन मत देखना प्रेजेंट पास्ट में, यहां पे टेंस क्या लिखा वो मैटर नहीं करेगा, कवि का प्रेजेंट पास्ट। जैसे ये समझो, यहां तक बताना, अगर मैं पत्ता हो जाऊं, अगर मैं क्लाउड हो जाऊं, वेव हो जाऊं, तो मैं तुम्हारे साथ उड़ पाऊं, पत्ता उड़ पाएगा, बादल भी उड़ पाएगा, और वेव क्या कर पाएगी, वेव पेंट कर पाएगी तुम्हारे प्रभाव से। मैं तुम्हारी शक्ति को क्या कर पाऊंगा, शेयर कर पाऊं, और मैं तुमसे ही, बस तुमसे ही कमतर फ्री मान लो, बाकी सबसे अधिक फ्री महसूस करूंगा। तो यानी इसका बिल्कुल आगे भाव है, मोर फ्री देन अदर्स, बाकी सबकी तुलना में क्या होगा, अधिक फ्री महसूस करूंगा, तुमसे थोड़ा कमतर, लेस देन यू, मोर देन अदर्स। तो ये अगर ऐसा इस मेंटल स्टेट में कोई बात कह रहा है, इस मेंटल स्टेट में बात कहने का मतलब है कि पोएट की ये क्या चल रही है, ये कवि का क्या है, ये प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में अपने आप को क्या मान रहा है, ये वीक महसूस कर रहा है। तो पोएट का ये प्रेजेंट दौर है, जिस प्रेजेंट दौर में इसकी मनस्थिति कैसी है, वीक वाली है। ये अपने आप को कैसा मान रहा है, लेस फ्री मान रहा है। अतः इस वेस्ट विंड के सहारे से अधिक फ्रीडम पाना चाहता है, अपनी शक्ति को रिगेन करना चाहता है। अब यहां पे जा रहा है, अब आपका हमें अपना पास्ट भी बता रहा है, यहां अपना बता रहा है प्रेजेंट, इस शब्दों से हमें इसका प्रेजेंट समझ में आ रहा है। अब ये अपना पास्ट भी बता रहा है, और पास्ट कैसा बता रहा है, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, अगर मैं अपने बॉयहुड के दिनों जैसा हो जाऊं, तो बॉयहुड के दिनों का जैसा हो जाऊं तो क्या परिणाम हो जाए, तो मैं क्या बन जाऊं, क्या हो सकूं, क्या कुड बी, क्या हो सकूं, कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ऑफ ओवर हेवन, तुम्हारी आकाश से विचरण की जो गतियां हैं उसका मैं तुम्हारा संगी साथी हो जाऊं। और देन, और तब, उस दौर में जैसा था तब, वेन टू आउट स्ट्रिप, मैं तो तुम्हें ही क्या कर दूं, इस आकाशीय रफ्तार में परास्त ही कर दूं। और ये स्कैस सिम्ड विजन, ये कपोल कल्पना या मुश्किल से लगने वाली विजन नहीं है, यानी वास्तविकता है, ये फैक्ट है। तो स्कैस सिम्ड मीनिंग यह है कि दिस इज एक्चुअली ए फैक्ट, मेरे विचार से ये मेरा कॉन्फिडेंस मान ले कि ये कपोल कल्पना नहीं है, ये विजनरी बातें नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि ऐसा हो ही जाए। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन एज दस
विद यू, और तब मेरे को तुम्हारे सामने इतना जो प्रेयर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, ऐसा महसूस कभी भी मेरे को इस सोरफुल नीड में नहीं हुआ हो। तो ये जो सोलफुल, ये माई सोर नीड, ये तो अगेन सा क्या आ गया है पोएट का प्रेजेंट, जो वीक वाला दौर है। और ये जो बता रहा है जब ये बॉयहुड में था, इस बॉयहुड में इसका हमें क्या मालूम पड़ रहा है, पास्ट, जिस पास्ट में अपने आप को क्या फील करता था, ये फ्री फील करता है। जब ये अपने आप को वीक नहीं मानता था, क्या महसूस करता है, स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। तब इसे किसी सहारे की, स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी नहीं, परंतु इस प्रेजेंट में चाहिए। अब यहां कह रहा है ओ लिफ्ट मी, मुझे इस पत्ते रूप में, इस रूप में उठा लो, क्योंकि अभी मैं जीवन के कांटों के ऊपर पड़ा हूं, ब्लीड कर रहा हूं, अभी मैं हैवी वेट ऑफ आवर्स के चैंड और बाउड पड़ा हूं। अगेन ये मामला कैसा इसका है, प्रेजेंट, ये सोरफुल लीड वाली जैसे बातें मैच कर रहा है। अब लास्ट पंक्ति में कह रहा है मैं कभी तुम्हारे वन टू लाइक यू, तो वन मानी, यहां वन के आगे अगर वर्ब सोचो तो वर्ब कौन सी है, वॉज, कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था। कैसा इंसान था, टैमलेस, अनकंट्रोलेबल, इसी का सिनोनिम वर्ड है टैमलेस, अनकंट्रोलेबल था। स्विफ्ट, तेज गति से भ्रमण करने वाला था। प्राउड, गर्व से जीने वाला, बिना किसी के सामने हाथ फैलाने वाला था। आज ये दौर आ गया है कि तेरे सामने विनती करनी पड़ रही है, हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, वो प्राउड वाला बात नहीं रही, कभी ये वो दौर भी था ऐसा। तो ये देखिए अगेन ये घटना कहां चली गई है पोएट का, ये पोएट का अगेन वो अधिक फ्रीडम वाला, स्ट्रेंथ महसूस करने वाला, अनकंट्रोल महसूस करने वाला क्या है, पास्ट है। तो यहां पे पोएट ने अपना, यहां मैं इधर सारे इधर देता हूं, ये क्या था इसका प्रेजेंट, और यहां क्या था इसका ये पास्ट, फिर ये क्या रहा प्रेजेंट, और ये क्या रहा पास्ट। तो ऐसे आप पाओगे कि लाइंस के इस मीनिंग को समझें तो हम प्रेजेंट पास्ट में मोशन कर रहे हैं। ये प्रेजेंट पास्ट में फिर कह रहा हूं, सेंटेंस का टाइम नहीं निकाला है, ये हमारा क्या है, सेंटेंस के मैं प्रेजेंट पास्ट नहीं बता रहा हूं, मीनिंग बता रहा हूं। पोएट हमें वाक्यों के द्वारा कभी अपने जीवन का प्रेजेंट दिखाता है, कभी अपने जीवन का पास्ट बताता है। तो ये कवि के जीवन के दो दौर चल रहे हैं, एक उसका बॉयहुड वाला पास्ट का दौर चल रहा है, एक उसका अभी तकलीफों से भरा हुआ, सोरोफुल टाइम से भरा हुआ उसका प्रेजेंट दौर चल रहा है। हालांकि वैसे कवि कोई जीवन की बहुत बड़ी अवस्था में नहीं चला गया, हमें पता है पोएट कितनी आयु में मर चुका है, 30 की उम्र में से मृत्यु हो चुकी है, और 30 की उम्र में मृत्यु हुई। पोएट का आप लाइफ टाइम पढ़े हैं 1792 से लेके और 1822, ये हमारे पोएट का लाइफ टाइम है। तो आप देख रहे हैं ये 22 में तो इसकी डेथ हुई है, और ये पोएम कब कंपोज हुई है, 19 में, यानी मरने कितने साल पहले, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष का मतलब है इस समय पोएट की एज कितनी है, लगभग वो 26-27 के बीच में किसी समय होगा। वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता नहीं कौन से महीने हैं उस साल के वर्ष वगैरह में, तो कहीं ना कहीं वो 26-27 के बीच के दौर में है। तो 26-27 के बहुत से कोई बहुत बड़ा जीवन का समय नहीं है, 26-27 से यूथ का टाइम ही है, युवावस्था का टाइम ही है। तो युवावस्था के दौर में तो क्या ये अपनी 26-27 की उम्र में एक तरह से जो जीवन का हमारा यूथ का दौर है, जवानी का दौर है, उस जवानी के दौर में इससे क्या लग रहा है कि भाई साहब मैं कहां आ गया हूं, मैं सोर नीड में, पेनफुल तकलीफ की घड़ी में हूं। इस समय अपने आप को ये लाइफ के कांटों पे महसूस कर रहा है, अपने आप को जीवन की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। और ये इसका बॉयहुड है। बॉयहुड का मीनिंग हमारा लगभग क्या होता है, 10 से लेकर 14-15 वर्ष की बीच की आयु, मान लिया 9, मान लीजिए 8, 9, 10 जो भी साल होते हैं। तो ये हमारे जो 8, 9, 10 वर्ष के लेके और 12, 13, 14 वर्ष का जो समय होता है, 8 से लेकर 14 ईयर्स के बीच का जो दौर होता है, वो हमारा कौन सा होता है, बॉयहुड का टाइम होता है। तो इस बॉयहुड के वक्त में अपने आप को ये ज्यादा बलशाली विचारों से महसूस करता है। इसको लग रहा है कि मैं बॉयहुड के टाइम पे तो क्या था, टाइमलेस था, मैं इस दौर में तो कैसा था, स्विफ्ट था, इस दौर में कैसा था, प्राउड वाला था। ये वो अगर मेरे में वो जमाना, अगर वैसा जमाना वापस लौट आए, वो दौर वापस लौट आए मेरे अंदर, तो मैं तेरा क्या हो जाऊं, बराबर चलने वाला साथी बन जाऊं, जो तेरे से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उठा ले वाली मैं, और साथी नहीं बन जाऊं मैं, तेरे को क्या करूं, कंपटीशन स्काई स्पीड वाले में परास्त भी कर दूं। ये सारी बात थी। अब आगे कहता है वो,
5वें कैंटो में, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज will take from both a deep autumnal tone, sweet thou in sadness. यहां फुल स्टॉप है, तो हम यहीं तक देख लेते हैं। मेक मी दाई लायर, तुम मुझे अपनी क्या बना लो, लायर बना लो। लायर इंस्ट्रूमेंट होता है, लिरिक वर्ड लायर से बना है, वीणा जैसे कहते हैं, तो तुम मुझे अपना लायर नामक इंस्ट्रूमेंट बना लो, वीणा बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे किसको बना रखा है, जैसे इस जंगल को बना रखा है। अब यहां बात समझना, ये कवि महोदय खड़े कहां हैं, कसाइन वुड में, और कसाइन वुड है, जंगलात हैं, जंगलों से क्या बह रही है, वेस्ट विंड बह रही है, तो वेस्ट विंड से जंगलों के बीच से साए साए की आवाज से निकल रही है। तो कवि ने कल्पना क्या करी है, कवि ने यह कल्पना करी है कि जैसे तेरा बहना हवा, ये तो जैसे म्यूजिक उत्पन्न हो रहा हो, और म्यूजिक उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट। और जैसे हम फूक मारते हैं तो उसमें भी क्या होता है, म्यूजिक निकलता है। तो यहां भी अब फूक मारी है तो वायु ही, तो यहां भी एक वायु ही बह रही है, वेस्ट विंड। और ये वेस्ट विंड जो किधर से बह रही है, जंगल से बह रही है। तो मानो वेस्ट विंड, तूने इन जंगलों को क्या बना रखा है, अपना इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। ऐसा कर, तू जंगल की बजाय मुझे अपना क्या बना ले, इंस्ट्रूमेंट बना ले, नहीं तू मेरे अंदर से बहना चालू हो जा। तू जंगल से तो बहना बंद कर दे, और किसके अंदर से बहना चालू कर दे, मेरे भीतर से बहना चालू हो जा। तो कह रहा है कि मेक मी दाई लायर, तुम मुझे अपना लायर इंस्ट्रूमेंट बना लो, जैसा कि तुमने किसको बना रखा है, अभी इस जंगल को बना रखा है। What if my leaves are falling like it's on? क्या मेरी खुद की लहर, क्या मेरी खुद की पत्तियां इस जंगल की भांति गिर नहीं रही हैं क्या? क्या मेरी खुद की पत्तियां इस जंगल की भांति गिर नहीं रही क्या? पूरा मेटाफर समझना। मेरी पत्तियां, माई लीव्स, मेरे पत्ते लगे हैं, यानी मैं कैसा हूं, मैं जंगल रूपी हूं, मैं पेड़ रूपी हूं। जैसे पेड़, जैसे जंगलात के क्या हैं, पत्ते गिर रहे हैं। अब पत्ते गिर क्यों रहे हैं, ऑटम सीजन में गिरते ही हैं। और ऑटम में क्या होता है, पेड़ पौधे के पत्ते वीक। तो कवि कह रहा है मैं भी वीक ही तो हूं, मैं भी तो वीक ही हूं, इसलिए मेरे को ये मान ले मैं भी एक जंगलात हूं। तो इसलिए अगर, क्योंकि कवि क्या कैसा क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि देख तू मेरे अंदर से बह ले, और तू मुझे क्या मान ले, तेरा जंगल मान ले। तो मान लो वो कह दे ऐसे, काउंटर से हम कल्पना करें कि वेस्ट विंड से कवि की बातें हो रही हैं। कवि ने कहा वेस्ट विंड से कि वेस्ट विंड तू जंगल से बहना तो छोड़ दे, और तू मेरे भीतर से बहना चालू हो जा। तो मान लो जवाब में कहा हो वेस्ट विंड ने कि तेरे अंदर से मैं बहूं नहीं। बोले क्यों? बोले मैं तो उस जंगलों से बहती हूं, उन जंगलों में से गुजरती हूं जिन जंगलों के पत्तों पे क्या आई हुई होती है, ओटम आई होती है। जो वीक होते हैं उनको मेरे को गिराना होता है। तो बोले अरे बिल्कुल सही पकड़ा है, मेरी स्थिति भी कैसी है, वीक वाली स्थिति है, मैं भी पेड़ पौधे जैसा कमजोरी हूं, इसलिए बिल्कुल उचित रहेगा कि तू मेरे में से भीतर में से बहेगी, तो बिल्कुल फिट बैठेगा मामला। तेरे को जैसा माहौल चाहिए मैं उसके बिल्कुल क्या हूं, अनुकूल ही हूं। इसलिए वो कह रहा है कि व्हाट इफ, क्या देख मेरी पत्तियां जो हैं, क्या ये इट्स माने इस जंगल की भांति ही क्या अपने आप स्वतः गिर नहीं रही है क्या, यानी गिर ही रही है, मैं भी अपने पत्ते इस जंगल की भांति गिरा ही रहा हूं। द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज, और फिर कह रहा है द ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट माने क्या होता है, शोर शराबा, नॉइज। द नॉइज ऑफ दाई माइटी हार्मनीज, तुम्हारी शक्तिशाली जो संगीत है, वैसे तो आवाज ही है पर इसको इसने कवि ने क्या कर दिया, संगीत, क्योंकि इसने पहले किसी कल्पना कर दी इंस्ट्रूमेंट की, उससे ऐसे आवाज है, संगीत रूपी निकल रही है। तो तुम्हारा ये जो शक्तिशाली संगीत है, यानी जो शोर आवाज आ रही है, इसका जो नॉइज है, विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप ऑटमनल टोन स्वीट दो इन सैडनेस। पहले मैं सरल बात में स्पष्ट कर देता हूं। ये कह रहा है अगर तुम मेरे अंदर से बहोगी तो फायदा और होगा। क्या फायदा होगा? ये होगा कि तेरे को तो क्या चाहिए, तेरे को तो कोई ना कोई जंगल से गुजरना ही है,
और तेरे को उस जंगल से गुजरना है जिसमें क्या आई हुई हो, ओटम, जिसके पत्ते वीक हो, तो उससे तो तेरा म्यूजिक निकल के आएगा उस जंगल वाले से। अगर तू उस जंगल से गुजर के आएगी, अगर वो जंगल तेरा क्या बना हुआ है, लायर रूपी इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे तेरा जो नॉइज निकल, जो म्यूजिक निकल के आएगा, वो म्यूजिक कैसा निकल के आएगा, ऑटमनल टोन वाला आएगा, यानी दुख भरा आएगा। दुख भरा क्यों? पत्ते गिरना, तो ये मौसम ऐसे सोरोफुल भाव का है। जैसे पहले भी हमें कहा था डर्ज है, याद है डर्ज, सेकंड कैंटो में, तुम्हारा ये बहना क्या है, शोक गीत है। तो एक तरह से वो वाली बात यहां पे कह रहा है कि अगर तू गुजरेगी जंगलात से, तो जंगलात से गुजरने से तेरा जो म्यूजिक बनेगा, वो म्यूजिक कैसा बनेगा, ऑटमनल टोन वाला बनेगा, डीप वाला बनेगा, यानी गहराई उसमें होगी, सीरियस टाइप का होगा। तो डीप का मीनिंग यहां पे क्या माना जाए, सीरियस वाला होगा, गंभीरता लिया हुआ होगा। और उसमें ऑटमनल मीनिंग क्या है, सोरोफुल, उसके क्या होंगे, नोट होंगे। तो ऑटमनल मीनिंग सोरोफुल, तो उसमें गंभीरता होगी, सीरियसनेस होगी, और उसमें साथ में क्या होगी, ऑटमनल टोन होंगी, यानी सोरोफुल टोन होगी। ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरे से बहेगी तो ये वाला काम तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरी स्थिति भी, मैं भी कैसा हूं, अपनी पत्नी गिरा रहा हूं। अतः अगर तू जंगल, दो बात समझा रहा हूं। यो मान लो, एक तो हमारे पास कौन है, फॉरेस्ट, और एक हमारे पास कौन है, शैली खुद। अब कह रहा है वेस्ट विंड, अगर तू इससे गुजरेगी, और एक तेरे को किससे गुजरना चाहिए, इसको छोड़ के और मेरे से, वैसे ना मेक मी, मुझे बना लो, इस रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर तू इस वेस्ट विंड, अगर तू जंगल से गुजरेगी, तो तेरा जो म्यूजिक होगा, तेरा जो आवाज आएगी, वो आवाज कैसी आएगी, डीप आएगी, और कैसी आएगी, ऑटमनल आएगी, यानी कि सीरियस आएगी और सोरोफुल आएगी। दैट्स क्लियर। परंतु यहां से गुजरेगी तो एक काम ही होगा, सिंगल काम। अगर तू मेरे से गुजरेगी तो ये वाला काम तो होगा ही होगा, ये वाला काम तो होगा ही होगा। कौन से वाला काम होगा, डीप वाला और ऑटमनल वाला तो होगा ही होगा। साथ में एक और काम क्या होगा, स्वीटनेस और आएगी, मेरे अंदर से निकल के आएगी, यानी मधुर संगीत बन जाएगा। और वो हम पता है कि शैली क्या है, मोस्ट लिरिकल पोएट है। लिरिसिज्म का सबसे बेहतरीन पोएट कौन है, शैली है। तो वो अपनी उस कवित्व का, अपने उस पोइट्रिक प्रभाव को यहां पे झलका रहा है। क्या कह रहा है कि द ट्यूमिल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज, तुम्हारी शक्तिशाली संगीत का जो शोर है, यानी जो आवाज है, ये आवाज विल टेक, इस आवाज को प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, बोथ, दो चीजें मिलेंगी। क्या दो चीजें मिलेंगी, डीप ऑटमनल टोन एक चीज, और स्वीट दो इन सैडनेस, हालांकि दुख भरा होगा पर मधुर संगीत मैं वो दे दूंगा। जंगल से गुजरेगी तो स्वीटनेस नहीं आएगी, जंगल से गुजर के आएगी तो ये तो ठीक है, ऑटमनल टोन तो आएगी, कहीं उसके पत्ते गिर रहे हैं तो ऐसे गमगीन माहौल का वाला तो माहौल बन जाएगा। लेकिन मेरे से गुजरेगी तो ये गमगीन माहौल वाली सीरियसनेस के साथ साथ इस सैड कंडीशन में, सैडनेस तो यहां पे भी थी, तो इस सैडनेस वाले माहौल के साथ साथ मेरे अंदर से निकलने से तुम्हें एक्स्ट्रा क्या चीज मिलेगी, स्वीटनेस मिलेगी, मधुरता मिल जाएगी, तेरे गाने मधुर हो जाएंगे। इसलिए तेरा भी काम बढ़िया और मेरा भी काम हो जाए। तेरा तो काम क्या हो जाए, तेरे को तो गुजरना ही है किसी न किसी पत्ते गिराने वाले चीज से, मेरे से गुजर जा। मेरी स्थिति भी कैसी है, जंगल जैसी है। और मेरा काम क्या हो जाएगा, मैंने तुम्हें पहले कहा था अगर तुम मेरे से गुजरेगी तो मैं तुम्हारे कम से कम वापस फ्री महसूस करना चालू कर दूंगा। मैं लीफ और पत्ते रूप किसी रूप में मेरे को कल्पना करके और उस तरह का महसूस करवा दे। अगली पंक्ति कह रहा है, बी दाऊ, तुम बन जाओ। तुम क्या बन जाओ, बी दाऊ, तुम बन जाओ। क्या बन जाओ, ये मत समझो, ये तो एड्रेस किया है, ये गड़बड़ करोगे। ये जो स्प्लिट फियर्स है, ये तो यहां पे क्या किया गया है, एड्रेसिंग वर्ड है। ये तो हमारा एड्रेसिंग वर्ड है। किसको एड्रेस किया गया है, वेस्ट विंड को। जैसे पहले कहा था, पिछले वाले कैंटो में क्या कहा था, ओ अनकंट्रोलेबल, ऐसे यहां कह रहा है, हे स्प्लिट फियर्स, हे प्रबल शक्तिशाली चीज, यानी कौन, वेस्ट विंड। हे वेस्ट विंड,
बी दाऊ, तुम क्या बन जाओ, बी दाऊ माई स्पिरिट, तुम मेरी स्पिरिट बन जाओ, तुम मेरी स्पिरिट बन जाओ, तुम मेरा भाव बन जाओ। बी दाऊ मी, तुम मैं ही बन जाओ। इम्पेचुअस वन, शक्तिशाली हम दोनों एक हो जाएं। याद करिए, जैसे आपको मैं 2 रोज पहले मेटाफर समझा रहा था ना, 2 चीजें एक होने वाली बात, वैसा भाव कवि कह रहा है। क्या कह रहा है कि हे, इसने यहां से चालू किया, मेक मी दाई लायर, तुम मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना लो। और फिर कह रहा अगले बार है, बी दाऊ माई स्पिरिट, तुम मेरा श्वास बन जाओ। अब ये स्पिरिट वाली बात है, प्राण के लिए होती है। पहला कैंटो का पहली पंक्ति याद करना, वहां कहा था वेस्टमैन तुम क्या हो, द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, जैसे तुम ऑटम का श्वास बनी हुई हो, तुम किसका श्वास, किसका प्राण बन जाओ, मेरा प्राण बन जाओ। स्पिरिट मानी ब्रेथ ही है, श्वास आत्मा जो भी है, तो तुम मेरा स्पिरिट बन जाओ, तुम मेरा ब्रेथ बन जाओ, मेरा प्राण बन जाओ। और फिर कहा, अरे तुम मेरा प्राण क्या बनोगी, तुम और मैं तो क्या हो जाएं, एक ही हो जाएं। बी दाऊ मी, तुम मैं ही हो जाओ, हम और तेरे में भेद ही ना रहे, मेरे अस्तित्व ही खत्म हो जाए और मेरा पूरा का पूरा रूप तेरे में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए बी दाऊ मी, तुम मैं बन जाओ और हम दोनों क्या हो जाएं, इम्पैचुअस, शक्तिशाली रूप में एकाकार हो जाएं, वन हो जाएं, बिल्कुल समा जाएं। फिर अगली बात कह रहा है, अब आप नोट करना, इंपेरेटिव लाइन चल रही है, मेक मी दाई लायर, इंपेरेटिव। ऐसे यहां कह रहा है बी दाऊ मी, बी दाऊ माई स्पिरिट में भी क्या चल रहा है, इंपेरेटिव लाइन चल रही है। ऐसे ही अगले में कह रहा है बी दाऊ माई स्पिरिट, बी दाऊ माई स्पिरिट में भी क्या पाई जा रही है, इंपेरेटिव लाइन है। फिर कह रहा है बी दाऊ मी, तुम मैं बन जाओ, यहां भी क्या पाई जा रही है, इंपेरेटिव लाइन। फिर अगली इंपेरेटिव आ रही है और क्या कह रहा है, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, मेरे इन मृत विचारों को पूरे संसार में फैला दो। मेरे विचार जो क्या हो गए हैं, डेड, मेरे जो डेड ख्याल हैं, उन डेड ख्यालों को कहां फैला दो, पूरे यूनिवर्स में फैला दो। लाइक किसके जैसे, जैसे विदर्ड लीव, जैसे सूखे हुए पत्तों को तुम फैलाती हो, तो जैसे तुम सूखे हुए पत्तों को फैला देती हो, ऐसे मेरे भी जो विचार डेड हो गए उनको फैला दो, ताकि क्या हो जाए, तुम सूखे हुए पत्तों क्यों फैलाती हो, टू क्वीकन ए न्यू बर्थ, ताकि फटाफट नया बर्थ आ जाए, नई कोपले स्प्रिंग में फूट पाए। अब पहला कैंटो वाला भाव याद करना, जैसे अगर वो मान लो पत्ते नहीं गिरते, अगर वो विदर्ड लीव्स हटाई नहीं जाती पौधों से, तो क्या नहीं होता, नए चीजों को, कोपले को फूटने का अवसर नहीं मिलता। तो कभी को लग रहा कि मेरे भी हो सकता है जीवन में इस दौर में आने से मेरे कई सारे विचार क्या हो गए होंगे, डेड ख्याल आ गए होंगे, तो क्यों ना वेस्टविंड तुम मेरे अंदर से बहो, तुम मेरा प्राण बन जाओ, तुम मैं ही बन जाओ, तो क्या हो जाएगा, तुम मेरे मरे गड़े सले गले विचारों क्या करो, हटा दो। जैसे तुम किनको हटा देती हो, सूखे हुए पत्तों को हटा देती हो, ताकि क्या हो सके, न्यू बर्थ हो सके, नए पत्तों का, यानी मेरे नए ख्यालों का क्या हो सके, अंकुरण हो सके। एंड और बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, और इस मेरी कविता के, और ये जो मेरी कविता है, इस कविता के इनकेंटेशन के द्वारा, इस कविता के उच्चारण या मंत्रोच्चार के द्वारा स्कैटर फैला दीजिए, एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हार्ट। तो अब मैं इसको छोड़ देता हूं, यहां पे एज वाली बात की सिमली है ये, जैसे कि किसी अनबुझे चूल्हे से राख को, ये ऐसे इतनी इतनी, ये कोमा से ये कोमा के बीच में तो क्या है, सिमली। अब आप इसको बस सिमली को छोड़ो और ऐसे पढ़ो, स्कैटर माई वर्ड्स, तो कह रहा स्कैटर माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड। पहले कहा मेरे डेड थॉट्स को क्या कर दो, हटा दो। यहां फैलाने का मीनिंग बेसिकली क्या है, हटाने से है, ताकि डेड थॉट्स हटे,
ताकि नए ख्याल क्या ले पाए, स्थान ले पाए। फिर कह रहा बाई द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, मेरी इस वाली पोएम के इनकेंटेशन के द्वारा, यानी इस पोएम का जन जन में क्या हो, लोगों के मुंह से कविता गाई जाए। तो ऐसे मेरे इस कविता के जन जन के मुंह से उच्चारण के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा, गाने के द्वारा, स्केटर माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मेरे इन विचारों को, मेरे शब्दों को जन जन तक फैला दो, पूरी मानव जाति तक फैला दो। किसके जैसी, एज, अब सिमिली यहां पे है, मेरे विचार जनता तक फैला दो। कैसे फैला दो, एज, जैसे कि फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हाथ, हाथ मानी चूल्हा, जैसे किरी अनबुझे चूल्हे से, जैसे किसी अनबुझे चूल्हे से राख हटाई जाती है और चिंगारी फैलाई जाती है। चूल्हा देखा होगा आपने, चूल्हे में अपने, जैसे चूल्हा क्या है, अनबुझा है, पूरा नहीं बुझा है, लपटें नहीं उठ रही हैं, लेकिन राख पड़ी है, राख के अंदर क्या है, अंगारे हैं, ऊपर क्या लगी हुई है, राख। अगर अब आपको चाहते हैं सब दोबारा उसमें अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, फूंक मारोगे, फूंक से क्या होगा, राख अलग हो जाएगी और चिंगारी क्या हो जाएगी, पुनः ज्वाला बन जाएगी। इस भांति मेरे जो डेड थॉट्स हैं वो तो क्या हैं, मेरे डेड थॉट्स हैं, वो डेड थॉट्स तो क्या हैं, राख। और जो मेरे नए विचार हैं, ये डेड थॉट्स तो हटाने हैं, और जिनके स्थान पे जो मेरी इस कविता में, इस पोएम में मैंने क्या करे हैं, जो क्रांति के विचार रखे हैं, ये मेरे जो नए वाले विचार हैं, ये विचार क्या हैं, चिंगारी हैं। अब ये चिंगारी जन जन तक फैले कैसे, ये चिंगारी आग कैसे बने, ये चिंगारी ज्वाला कैसे बने, और मेरे में वो शक्ति रही नहीं। तो तू आ जा मेरे अंदर और तू क्या करे, मेरे इस ख्यालों को जन जन तक क्या करे, फैला दे, इस चिंगारी को फैला दे, इस लपटों को फैला दे। बी थ्रू माई लिप्स, तुम मेरे होठों के जरिए क्या बन जाओ, बी थ्रू माई लिप्स क्या बन जाओ, और यहां पढ़ेंगे द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी बन जाओ, मेरी भविष्यवाणी का क्या बन जाओ, ट्रम्पेट वाला इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, ताकि ये ट्रम्पेट मेरे होठों पे लगा के मैं ऐसे बजाऊं इसको। तो जैसे ट्रम्पेट को होठ में लगा के बजाएंगे फूंक मार के, तो तुम क्या बन जाओ, तुम एक प्रोफेसी का ट्रम्पेट बन जाओ, और ये ट्रम्पेट बजा के क्या करना मेरे को, अनअवेकन्ड अर्थ, इस बिना जगी धरती को, यानी सोई हुई धरती को मेरे को क्या करना है, जगाना है। यानी जो मानव हमारा पूरा सो चुका है, जो अज्ञानता के अंधेरे में पड़ा है, मैं मेरे क्रांतिकारी ख्यालों से इसको जगाना चाहता हूं, लेकिन मेरे में शक्ति है नहीं, अतः मेरे को तेरा सहारा चाहिए। अतः तू आजा और मेरे होठों का क्या बन जा, ट्रम्पेट बन जा, वो वाद्य यंत्र बन जा, ताकि मैं मेरी भविष्यवाणी करूं और इस सोई हुई जमीन को जगाऊं। ओ विंड, हे वेस्ट विंड, ये सुन, ये तू बन जा। अब वो प्रोफेसी कौन सी है, वो संदेश तू हर इंसान तक, सोई हुई मनुष्य तक पहुंचाना है। वो कौन सा संदेश है, इफ विंटर कम्स, अगर विंटर आई है तो क्या स्प्रिंग दूर रह सकती है, यानी अगर बुरा दौर आया है तो क्या अच्छा समय दूर रह पाएगा, यानी वो भी आएगा ही आएगा। इस आशावादी विचार के साथ ये अपने बात को समाप्त किया है। तो पोएट को पूरी उम्मीद है कि कितना ही बुरा दौर आ जाए, लेकिन अच्छा दौर भी आएगा ही आएगा। अगर अंधेरा है, अगर रात है तो सवेरा होगा, अगर विंटर है तो स्प्रिंग आएगी, अगर काले बादल हैं तो उसमें क्या है, बिजली की रोशनी भी आएगी। ऐसे कोई भी आप नेगेटिव के साथ पॉजिटिव विचार लेके कंपैरिजन करके इस आशावादी विचार को ले सकते हो। तो ये इसने अपना एक थॉट कन्वे किया। आज इतना ही करेंगे, कल इसका पूरा हम पोस्टमार्टम लास्ट में कर देंगे। पूरा